नमस्कार दोस्तों, मैं शशांक कुमार द फ्यूचर मेकर स्टडी चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों, बहुत दिनों से वीडियो नहीं बन पा रही थी, जिसके पीछे स्वास्थ्य का कारण था। दोस्तों, इस कोरोना के मायाजाल में फंस गया था और हेल्थ थोड़ा गड़बड़ हो गया था, जिसके कारण मैं घर पे नहीं था। इसलिए बहुत दिनों से मैं वीडियो नहीं डाल रहा था। अब दोस्तों लगातार हम लोग अध्ययन करेंगे और मध्यकालीन भारत का जो मैंने सीरीज स्टार्ट किया था उसको आगे लेकर चलेंगे। तो दोस्तों, आज हम लोग पढ़ेंगे सल्तनत काल अर्थात दिल्ली सल्तनत के बारे में, इसका एक परिचय के रूप में। उसके बाद पुनः एक एक चैप्टर करके हम लोग आगे बढ़ेंगे दोस्तों। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत की स्थापना भारतीय इतिहास की एक युगांतकारी घटना है। शासन का यह नवीन स्वरूप भारत की पूर्ववर्ती राज्य व्यवस्थाओं से भिन्न था। इस काल के शासक एवं उनकी प्रशासनिक व्यवस्था एक ऐसे धर्म पर आधारित थी जो साधारण धर्म से भिन्न था। 320 वर्षों के इस लंबे काल में भारत में मुसलमानों का शासन व्याप्त था। दोस्तों, सल्तनत काल या दिल्ली सल्तनत को समझने के पहले थोड़ा पीछे का बैकग्राउंड हम लोग पिछला थोड़ा देखते हैं। दोस्तों, भारत में प्रथम इस्लामिक आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम के समय में शुरू होता है। उसके बाद महमूद गजनबी आता है, भारत पे आक्रमण करता है, धन लूट के ले जाता है। उसके बाद गोरी आता है और भारत में शासन की स्थापना करता है। तो जब भारत में गोरी आता है, शासन का स्थापना करता है, और वह जब भारत से गजनी लौट रहा होता है तो लौटते समय 1206 ईस्वी में उसका मृत्यु हो जाता है। तो मृत्यु के बाद जो भी उसका दास था, जो कुतुबुद्दीन ऐबक, बख्तियार खिलजी, तो उन दासों के द्वारा जो युग चला या जो शासन चला, उस शासन को दिल्ली सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है। जो मोहम्मद गोरी के दास के द्वारा चलाया गया उसे सल्तनत काल के रूप में जाना जाता है, जो 1206 से 1526 ईस्वी तक चला। दोस्तों, इस शासन का मुख्य बिंदु, मुख्य केंद्र मुख्य रूप से दिल्ली ही बना रहा, इसलिए इसे दिल्ली सल्तनत के रूप में भी जानते हैं। दोस्तों, दिल्ली सल्तनत या सल्तनत काल में मुख्य रूप से 5 वंश आते हैं। 5 वंश दोस्तों कौन कौन? पहला देखिए दोस्तों, पहला है गुलाम वंश जो 1206 से 1290 ईस्वी तक चला। उसके बाद दोस्तों खिलजी वंश 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। उसके बाद दोस्तों तीसरा है तुगलक वंश, 1320 से 1414 ईस्वी तक चला। उसके बाद दोस्तों 4 नंबर में सैयद वंश है, 1414 से 1450 ईस्वी तक चला। उसके बाद लास्ट है दोस्तों लोदी वंश, जो 1451 से 1526 ईस्वी में अर्थात बाबर के आक्रमण के साथ ही यह समाप्त हो जाता है दिल्ली सल्तनत। तो पहला है दोस्तों गुलाम वंश, या इसी को हम लोग दास वंश या ममलूक वंश या इसी को हम लोग इलवरी वंश के नाम से जानते हैं। अब दोस्तों इसको गुलाम वंश क्यों कहा गया? तो दोस्तों इस वंश के प्रारंभिक जो 3 शासक थे उसका राजनीतिक जीवन दास के रूप में प्रारंभ हुआ था, इसलिए इसे गुलाम वंश कहा जाता है। कौन कौन शासक दोस्तों? एक दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक हो गया, उसके बाद एक हो गया इल्तुतमिश हो गया, और तीसरा है दोस्तों गयासुद्दीन बलबन। इन तीनों का दोस्तों जो राजनीतिक जीवन था उसका प्रारंभ दोस्तों दास के रूप में हुआ था, इसलिए इसे गुलाम वंश के रूप में जाना जाता है। कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों मोहम्मद गोरी का दास था, जो पिछली वीडियो में हम बताए थे कि जब मोहम्मद गोरी तराइन का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में जब हार कर वापस लौट रहा था तो उसको 2 सेनापति मिलता है, बख्तियार खिलजी और कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद पुनः वह दूसरा तराइन के युद्ध की तैयारी करता है, तो वह यही कुतुबुद्दीन ऐबक दोस्तों उसका दास था, और एक बख्तियार खिलजी। तो ये कुतुबुद्दीन ऐबक मोहम्मद शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी का दास था। इल्तुतमिश दोस्तों, इल्तुतमिश कुतुबुद्दीन ऐबक का दास भी था और गुलाम था। पहले राजाओं महाराजा में दोस्तों क्या होता था कि दास से ही, जो भी उसका दास रहता था उसी से अपना पुत्री का शादी करके उसे दामाद बना लिया जाता था। जैसे पिछली वीडियो में हम लोग महमूद गजनबी के बारे में पढ़े थे, तो उसमें भी दोस्तों देखे थे कि गजनी वंश का संस्थापक अलप्तगीन अपना पुत्री की शादी सुबुक्तगीन से करता है, और सुबुक्तगीन उसका दास रहता है जो बाद में दामाद हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का गुलाम था इल्तुतमिश अर्थात दास था, बाद में पुत्री से शादी कर दिया तो इल्तुतमिश इसका दामाद हो गया। उसके बाद दोस्तों जो गयासुद्दीन बलबन था वह इल्तुतमिश का गुलाम था, इल्तुतमिश का दास था। तो दोस्तों इसका जो प्रारंभिक 3 शासक थे, जो प्रभावशाली शासक थे, उसका राजनीतिक जीवन जो था वह दास के रूप में था, इसीलिए इस वंश को
दास वंश के रूप में जाना जाता है। उसके अलावा दोस्तों इस वंश को, अब दोस्तों इस वंश में तो बहुत सारे शासक है, वो सभी तो दास नहीं है, तो इसलिए कुछ शासक ही दास है, इसलिए इसको इलवरी वंश के नाम से भी जानते हैं। उसके अलावा दोस्तों इस वंश का जो यह वंश है, गुलाम वंश या दास वंश, यह तीन तीन वंशों से मिलकर बना हुआ है। जैसे देखिए, जैसे आराम शाह और इल्तुतमिश दोस्तों, कुतुबुद्दीन ऐबक और आराम शाह, ये दोनों जो था कुतुबी वंश के था, क्योंकि कुतुबुद्दीन ऐबक इसका निर्माण किया था तो कुतुबी वंश का। उसके बाद दोस्तों इल्तुतमिश से लेके यहाँ नसरुद्दीन महमूद तक, यह दोस्तों शमसी वंश के था। उसके बाद दोस्तों गयासुद्दीन बलबन से लेके यहाँ सैमुद्दीन क्यूमर्स तक दोस्तों बलबनी वंश के था। तो यह तीनों तीन वंश से मिलकर बना हुआ है, इसलिए इस वंश को ममलूक वंश के रूप में भी जानते हैं दोस्तों, क्योंकि तीन तीन वंश से मिलकर यह बना हुआ है। अब दोस्तों थोड़ा चलते हैं दोस्तों, गुलाम वंश या दास वंश या ममलूक वंश या इसी को इलवरी वंश के भी नाम से जानते हैं। इस वंश का संस्थापक है दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक। कुतुबुद्दीन ऐबक इस वंश का संस्थापक है दोस्तों। इसका शासनकाल 1206 से 1210 ईस्वी तक चला। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक एक दास है, मोहम्मद गोरी का दास है। इसके बारे में थोड़ा स्टोरी समझ लीजिए। दोस्तों क्या हुआ था कि कुतुबुद्दीन ऐबक का जो जन्म हुआ था तुर्किस्तान में हुआ था। तो जन्म के बाद इसको एक व्यापारी खरीद लिया और दास के रूप में खरीद के निशापुर ले आया। निशापुर लाकर दोस्तों उसको एक काजी के हाथों बेच दिया काजी के हाथों बेच दिया। उस काजी ने दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक को अपने पुत्र के साथ धार्मिक एवं शैक्षणिक प्रशिक्षण दिया, ट्रेनिंग दिया। उसके बाद उसने भी एक व्यापारी को अच्छे दामों में उसको दास के रूप में बेच दिया। वह व्यापारी दोस्तों उसको ले जाकर कहाँ, गजनी ले गया, और गजनी में क्या किया, उसको मोहम्मद गोरी ने उसको दास के रूप में खरीद लिया। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक अपनी उदारता, पराक्रम, साहस और स्वामी भक्ति से मोहम्मद गोरी को इतना ज़्यादा प्रभावित कर दिया कि मोहम्मद गोरी ने उससे प्रभावित होकर उसे सेना अधिकारी बना दिया और बाद में दिल्ली सल्तनत का वह शासक भी बन गया जब मोहम्मद गोरी का मृत्यु 1206 ईस्वी में हो जाता है। तो दोस्तों यह जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वह कितना बार बेचारा बिक चुका है, कितना बार बिका हुआ है। और बाद में क्या हुआ, जब मोहम्मद गोरी का 1206 ईस्वी में गजनी लौटते समय मृत्यु हो गया, तब 1206 ईस्वी में इसने गुलाम वंश की स्थापना करता है और दिल्ली सल्तनत की स्थापना हो जाता है। दिल्ली पर यह शासन बन जाता है और वहाँ दिल्ली का सुल्तान बन जाता है। दोस्तों उसके बाद कुतुबुद्दीन ऐबक का 1210 ईस्वी में चौगान खेलते समय अर्थात पोलो खेलते समय घोड़े से गिरकर मृत्यु हो गया था। पोलो दोस्तों वही घोड़े पे बैठ के जो बॉल को मारते हैं, तो वो खेलते हुए उसका कुतुबुद्दीन ऐबक का मृत्यु हो गया। उसके बाद मृत्यु के बाद इसका पुत्र आराम शाह शासक बनता है। आराम शाह दोस्तों एक अयोग्य शासक के रूप में आया जो कि ज़्यादा दिन तक शासन नहीं किया। उसके बाद दोस्तों आया एक इल्तुतमिश। इल्तुतमिश दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक का ही गुलाम था, बाद में इसका पुत्री से शादी किया तो यह दामाद भी हो गया। इसका शासनकाल दोस्तों 1210 से 1236 ईस्वी तक चला और यह एक प्रभावशाली शासन किया, बहुत ही अच्छा शासक था। दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक क्या किया था, कुतुबुद्दीन ऐबक दानशीलता के कारण इसे लाख बख्श भी कहा जाता है। तो कुतुब मीनार का नींव दोस्तों कुतुबुद्दीन ऐबक रखा था और वह अपना राजधानी लाहौर बनाया था। बाद में दोस्तों इल्तुतमिश ने ही कुतुबुद्दीन ऐबक का जो कुतुब मीनार का नींव रखा था, वह कुतुब मीनार का निर्माण करवाया इल्तुतमिश और अपना राजधानी दोस्तों लाहौर से परिवर्तन करके दिल्ली स्थापित किया था यह इल्तुतमिश ने। तो इल्तुतमिश के दोस्तों यह गुलाम वंश का वास्तविक संस्थापक के रूप में माना जाता है। क्यों? पहला तो दोस्तों यह लाहौर से लेकर राजधानी को डायरेक्ट दिल्ली स्थानांतरित किया था और वहां शासन किया। उसके अलावा दोस्तों जो कुतुबुद्दीन ऐबक कुतुब मीनार का जो नींव रखा था उसका निर्माण नहीं करा पाया, उस कुतुब मीनार का निर्माण इल्तुतमिश ने करवाया था। तो और यह एक प्रभावशाली शासक रहा, इसलिए एक प्रमुख शासक के रूप में दोस्तों जाना जाता है। और यह कुतुबुद्दीन ऐबक का दास था और दामाद भी था। उसके बाद दोस्तों आता है चौथा नंबर में रुकनुद्दीन फिरोज शाह, जो कि इल्तुतमिश का पुत्र था। दोस्तों रुकनुद्दीन फिरोज शाह इल्तुतमिश का पुत्र था। 1236 ईस्वी में यह शासन किया। तो इतना भी इसका भी शासन ज़्यादा दिन नहीं चला दोस्तों, इससे ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं आता है। उसके बाद दोस्तों आया रजिया सुल्तान।
1236 से 1240 ईस्वी तक इसने शासन किया दोस्तों। यह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका के रूप में जाना जाता है। उस समय की यह प्रथम मुस्लिम महिला शासिका थी दोस्तों, राजिया सुल्तान, और एक बहुत ही प्रभावकारी इसका शासन रहा। उसके बाद दोस्तों आता है मुइजुद्दीन बहराम शाह। मुइजुद्दीन बहराम शाह 1240 से 1242 तक। उसके बाद अलाउद्दीन मसूद। अलाउद्दीन मसूद आता है दोस्तों 1242 से 1246 ईस्वी तक दोस्तों। उसके बाद जो अलाउद्दीन मसूद शाह था यह बहराम शाह के भाई फिरोज शाह का पुत्र तथा इल्तुतमिश का पौत्र था दोस्तों। यह अलाउद्दीन मसूद जो था बहराम शाह के भाई फिरोज शाह का पुत्र था। यही फिरोज शाह दोस्तों, इस फिरोज शाह का पुत्र था यही अलाउद्दीन मसूद। और यह इल्तुतमिश का पौत्र था। जो इल्तुतमिश था इसका पोता था यह अलाउद्दीन मसूद। तो इसका भी शासन ज़्यादा प्रभावशाली नहीं रहा दोस्तों। उसके बाद आया नासरुद्दीन महमूद। नासरुद्दीन महमूद आया जो 1245 से 1265 तक शासन किया दोस्तों। उसके बाद है गयासुद्दीन बलबन। दोस्तों गयासुद्दीन बलबन जो था वह इल्तुतमिश के दास था। इल्तुतमिश के दास था दोस्तों। इसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन बलबन था। दोस्तों क्या हुआ, ख्वाजा जमाउद्दीन नामक व्यक्ति न था, वह क्या किया, बलबन को खरीद कर 1232 ईस्वी में दिल्ली लाया। तो दिल्ली में दोस्तों ग्वालियर विजय के बाद जब इल्तुतमिश लौट रहा था तो उसने क्या किया, बलबन को खरीद लिया और तब वह बलबन इल्तुतमिश के दास के रूप में रहने लगा। उसके बाद दोस्तों यह एक बहुत योग्य शासक के रूप में उभरा और गुलाम वंश का बागडोर संभाला और बहुत अच्छा से शासन भी चलाया। उसके बाद दोस्तों गयासुद्दीन बलबन के बाद कैकुबाद आता है। कैकुबाद जो 1286 से 1290 ईस्वी तक शासन किया। उसके बाद दोस्तों सैमुद्दीन क्यूमर्स आता है। इसने भी 1290 तक शासन किया। तो दोस्तों सैमुद्दीन क्यूमर्स जो 1290 तक शासन किया था, तो सैमुद्दीन क्यूमर्स के अंत के बाद यही गुलाम वंश का अंत हो जाता है। सैमुद्दीन क्यूमर्स गुलाम वंश का अंतिम शासक होता है और इसी के साथ गुलाम वंश का अंत हो जाता है। उसके बाद स्टार्ट होता है दोस्तों खिलजी वंश। खिलजी वंश का आरंभ होता है। अब खिलजी वंश दोस्तों क्या था, इसके बारे में थोड़ा समझिएगा। दोस्तों खिलजी वंश मुख्यतः तुर्क जनजाति से संबंधित थे, लेकिन लंबे समय तक अफगानिस्तान में रहे, इसलिए इन्हें गैर तुर्क माना जाने लगा। वस्तुतः अफगानिस्तान के हेलमंद नदी के आसपास के क्षेत्र खिलजी नाम से पुकारा जाता था, इसलिए यहाँ की जातियाँ खिलजी कहलाए तथा इस तरह जलालुद्दीन खिलजी इलवरी वंश का अंत करके खिलजी वंश का स्थापना किया। अब दोस्तों देखिए इलवरी वंश वही दोस्तों दास वंश या गुलाम वंश को कहा जाता है, तो उसका अंत करके जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। खिलजी वंश का शासन 1290 से 1320 ईस्वी तक चला। दोस्तों यह एक शॉर्ट में समझिए तो विषय सूची है, परिचय हम समझने के लिए बताया ताकि चैप्टर समझ में आए। इस पूरे वंश का गुलाम वंश अलग, खिलजी वंश अलग, तुगलक वंश अलग, सैयद वंश अलग, लोदी वंश अलग, सबका अलग अलग हम लोग डिटेल्स में पढ़ेंगे जो ऑब्जेक्टिव के व्यू से जो एग्जाम में आते हैं। अब दोस्तों खिलजी वंश देखिए, इसका संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था दोस्तों, जो कि 1290 से 1296 ईस्वी तक शासन किया। इसने अपना राजधानी किला खरी बनाया दोस्तों, किलो खरी बनाया। 70 वर्ष की उम्र में अपना शासन भार संभाला था दोस्तों। 70 वर्ष की उम्र में 1290 में अपना शासन भार संभाला था दोस्तों। पूरे सल्तनत काल में देखा जाए तो सबसे उम्र दराज, सबसे ज़्यादा उम्र का जो शासक था यही जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था। उसके बाद दोस्तों आता है अलाउद्दीन खिलजी। अलाउद्दीन खिलजी एक योग्य शासक के रूप में उभरा दोस्तों। इसको दोस्तों अली गुरसस के नाम से भी जाना जाता है अलाउद्दीन खिलजी को, जिसने 1296 से 1316 ईस्वी तक शासन किया। तो पूरे इसके बारे में डिटेल में जानेंगे दोस्तों। खिलजी वंश में ही दोस्तों मंगोल आक्रमण हुआ था। बताना है दोस्तों कि खिलजी वंश में ही मंगोलों का आक्रमण किया था, जो इस पूरे खिलजी वंश के शासकों को, प्रमुख शासकों को इसका सामना करना पड़ा था मंगोल आक्रमण में। उसके बारे में दोस्तों हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसका उसका मंगोल आक्रमण प्रमुख मंगोलों का जो नेता था चंगेज खां, उसके बारे में भी अध्ययन करेंगे। उसके बाद दोस्तों अलाउद्दीन खिलजी, इसको अली गुरसस्प के नाम से भी जानते हैं।
जिनका 1296 से 1316 तक शासन रहा। अलाउद्दीन खिलजी के बाद दोस्तों आता है शहाबुद्दीन उमर तथा मलिक काफूर। शहाबुद्दीन उमर तथा मलिक काफूर 1316 से 1320 ईस्वी तक इसका शासन रहा, इसके बारे में जानेंगे। उसके बाद दोस्तों कुतुबुद्दीन मुबारक शाह 1316 से 1320 तक इसका भी शासन रहा। और उसके बाद दोस्तों पांचवा है अंतिम शासक नासिरुद्दीन खुसरो शाह, जो 1320 ईस्वी तक इसका शासन रहता है। दोस्तों इसमें भी 1320, इसमें भी 1320, इसमें सब में। इसका मतलब दोस्तों हम डिटेल में समझाएंगे जब यह खिलजी वंश का चैप्टर चालू होगा तब। इसका मतलब दोस्तों इन सभी का जो शासन काल था आसपास था, सभी ने मिलजुल कर इसका शासन भार रहा, थोड़ा आगे पीछे है, इसके लिए इसका डेट दिया गया है। तो डिटेल में हम लोग जब चैप्टर चलेगा तो उस समय बताएंगे। उसके बाद दोस्तों नासिरुद्दीन खुसरो शाह के बाद 1320 ईस्वी के बाद ही इस खिलजी वंश का अंत हो जाता है और स्टार्ट होता है तुगलक वंश, जो कि 1320 से 1414 ईस्वी तक चलता है। अब तुगलक वंश के बारे में देखेंगे हम लोग। तुगलक वंश का संस्थापक दोस्तों गयासुद्दीन तुगलक है। गयासुद्दीन तुगलक जो कि 1320 से 1325 ईस्वी तक इसका शासन रहा। गयासुद्दीन तुगलक का दोस्तों वास्तविक नाम गाजी मलिक या गाजी बेग तुगलक के नाम से भी इसको जानते हैं। इसके बाद दोस्तों दूसरा नंबर आता है मुहम्मद बिन तुगलक, जिसका शासन 1325 से 1351 ईस्वी तक रहा। यह मुहम्मद बिन तुगलक एक योग शासक के रूप में उभरा दोस्तों। इनके दोस्तों क्या हुआ, पिता के मृत्यु के बाद यही तुगलक वंश जो गयासुद्दीन तुगलक की मृत्यु के बाद दोस्तों जूना खा मुहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण कर दिल्ली का सुल्तान बना। दोस्तों यह जूना खा ये कोई नहीं था, यही मुहम्मद बिन तुगलक को ही जूना खा नाम था और यह मुहम्मद बिन तुगलक की उपाधि धारण करके दिल्ली का सुल्तान बना था। तीसरा नंबर फिरोज शाह तुगलक आता है, जो 1351 से 1388 तक अपना शासन करता है, फिरोज शाह तुगलक। उसके बाद दोस्तों इस वंश का तुगलक वंश का अंतिम शासक नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक बनता है। नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक इस वंश का अंतिम शासक बनता है। दोस्तों नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक इसी के समय 1398 में तैमूर लंग का आक्रमण होता है और दिल्ली क्षेत्र में तैमूर लंग का आक्रमण के कारण इस तुगलक वंश का अंत हो जाता है। अब दोस्तों जब तैमूर लंग जब वापस चला जाता है, लेकिन उसका एक सेनापति तैमूर लंग का एक सेनापति खिज्र खां यहीं पे रह जाता है, भारत में ही रह जाता है और वही खिज्र खां ने सैयद वंश की स्थापना 1414 ईस्वी में करता है। तो सैयद वंश का स्थापना खिज्र खां जो तैमूर लंग का दोस्तों सेनापति था, इसी ने किया था 1414 ईस्वी में, जो इसका संस्थापक के रूप में जाना जाता है खिज्र खां। उसके बाद दोस्तों मुबारक शाह जो कि 1421 से 1434 ईस्वी तक शासन करता है, जो कि उतना ज़्यादा योग्य शासक नहीं था। उसके बाद मोहम्मद शाह दोस्तों, मुबारक शाह के बाद मोहम्मद शाह शासन करता है। फिर उसके बाद दोस्तों आलम शाह। दोस्तों सैयद वंश के शासकों का कहना था कि यह पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब का वंशज है और यह लोग का मानना था कि हम लोग एक सच्चा इस्लाम है और पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के वंशज है। दोस्तों सैयद वंश की समाप्ति के बाद स्टार्ट होता है लोधी वंश। लोधी वंश दोस्तों 1451 से 1526 ईस्वी तक शासन चला और पूरे सल्तनत काल में दोस्तों अगर सबसे ज़्यादा शासन चला तो वह लोधी वंश का ही चला। लोधी वंश का संस्थापक दोस्तों बहलोल लोधी है, जो कि 1491 में 1451 से 1489 तक शासन किया था। दोस्तों यह अफगान शासक थे। दोस्तों अभी तक जितना भी हम लोग पढ़े थे दिल्ली सल्तनत में जो भी शासक वो सभी तुर्क मुसलमान थे, तुर्क शासक थे, लेकिन लोधी वंश के जो शासक थे वह अफगान शासक थे। उसके बाद दोस्तों इसका दूसरा शासक है द्वितीय शासक सिकंदर लोधी, जो कि 1489 से 1517 ईस्वी तक शासन किया। दोस्तों सिकंदर लोधी बहुत ही एक प्रसिद्ध शासक के रूप में उभरा, क्योंकि आगरा शहर की स्थापना सिकंदर लोधी ने ही किया था। उसके बाद दोस्तों आता है इसका अंतिम शासक इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी भी दोस्तों एक प्रसिद्ध शासक के रूप में और बहुत प्रचलित शासक के रूप में उभरा। दोस्तों क्यों, इसका शासक 1517 से 1526 ईस्वी तक चला दोस्तों और 1526 ईस्वी में पानीपत का प्रथम लड़ाई जो बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में हुआ था, जिसमें इब्राहिम लोधी की दोस्तों हार हो गई थी, इसकी पराजय हो गई थी और इसी हार के साथ दिल्ली सल्तनत अर्थात सल्तनत काल की अंत हो जाता है और भारत में मुगल काल की स्थापना होती है, जिसका स्थापना बाबर के द्वारा
किया जाता है 1526 ईस्वी में इब्राहिम लोदी को हराकर। दोस्तों यह पूरा जो पांचों हम लोग वंश पढ़े, अभी सल्तनत काल के जो पांचों वंश पढ़े, लोदी वंश या सैयद वंश, तुगलक वंश या दास वंश, गुलाम वंश, जो खिलजी वंश, ये सभी वंशों को हम लोग अलग अलग वीडियो में पूरे डिटेल में पढ़ेंगे और क्वेश्चन की दृष्टि से, प्रश्न की दृष्टि से सारे ऑब्जेक्टिव को क्लियर करेंगे। तब तक के लिए दोस्तों इतना ही। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करते रहिएगा। धन्यवाद।